Hello everyone, in this video I am going to discuss 10 questions on psychological disorders. This is the day 15 of quiz analysis and this is my Telegram channel where I post these quizzes. You can join it by typing PsychQuiz1 on Telegram. Question number 1 is which of the following anxiety disorder is not a focused anxiety? फोकस्ड एंजाइटी का मतलब ये है कि कोई भी एंजाइटी जो किसी एक स्टिमुलस से ट्रिगर होती हो। तो पैनिक डिसऑर्डर में भी एक स्टिमुलस एक एनवायरनमेंट होता है जब पैनिक अटैक्स पड़ते हैं। फोबिया भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का होता है और ओसीडी भी किसी एक स्टिमुलस की वजह से होता है। बट जीएडी दैट इज़ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ये किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होता है, इट इज़ मोर ऑफ जनरलाइज्ड। ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में कवर होता है कि किसी भी एक चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती है जो जीएडी को ट्रिगर करे। इट कैन बी एनीथिंग। तो दोज हु आर हैविंग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उन्हें हर तरह की, हर सिचुएशन में हर तरह की एंजाइटी होती है। ठीक है, लाइक इनएबिलिटी टू रिलैक्स और डिस्टर्ब स्लीप, फटीग, हेडेक्स, डिजीनेस। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लाइफ के हर एस्पेक्ट में होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से वो ट्रिगर नहीं होती है, बल्कि वो जिन्हें भी जीएडी होता है वो हर बात से परेशान रहते हैं, उन्हें हर बात से एंजाइटी होती है। ओके, सो दैट इज़ मोर जनरलाइज्ड, नॉट फोकस्ड। Question 2 is which approach looks at mental health problem from the viewpoint of learning theory and assumes that maladaptive behaviors are learned. तो जहाँ पे भी हम learning की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हम behavioristic school of psychology की बात करते हैं। तो here the answer is behavioral approach. साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दैट गिव राइज टू मेंटल डिसऑर्डर्स और क्लैशेस बिटवीन इड ईगो एंड सुपर ईगो गिव राइज टू मेंटल डिसऑर्डर्स। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव का ये है कि जो रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है it give rise to the maintenance of inappropriate behaviors. Okay, so according to behavioral perspective, maladaptive behaviors are learned through reinforcement or through conditioning. Okay, द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इनका ये कहना है कि मेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं वो मैल अडेप्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, यानी कि डिसऑर्डर्स इन अवर थिंकिंग, हमारी बायसनेस, हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, उन सारी चीज़ों की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर हम अपनी सोच को सही कर लें, एक राइटफुल थिंकिंग अपनाएं, तो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ये कहना है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो ब्रेन में ना होकर बाहर होती हैं, सोशल कंटेक्स्ट में, जिस जगह हम रह रहे होते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है हमारा, दैट ट्रिगर्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को। Question number 3 says which model suggests that genetic factor may predispose a person to develop mental illness, but it will develop only if the person is exposed to certain kinds of stressful environmental condition. The answer is both, that is diathesis stress model and vulnerability stress model. Actually these two terms are the same और इनका मीनिंग एक ही है। तो ये टर्म्स ये बोलते हैं कि अगर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन प्री डिस्पोज है, यानी उसको जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज है कि उसको कोई एक डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक उसके फैमिली में किसी को स्कीजोफ्रीनिया था तो देयर आर चांसेस कि उसको भी स्कीजोफ्रीनिया हो सकता है। तो जेनेटिकली प्री डिस्पोज है अगर कोई पर्सन, लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि जहाँ पे उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला उसको जो स्कीजोफ्रीनिया को ट्रिगर करे, तो उसको कभी भी स्कीजोफ्रीनिया नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल सेज कि अगर आपके अंदर प्री डिस्पोजिशन है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का, लेकिन अगर आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिली है, तो आपको वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाए। तो इफ़ दीज मेंटल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर एब्सेंट, अगर ऐसी कंडीशन आपको ना मिले तो वो मेंटल डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल सेज। Question number 4 is assertion abnormality is relative and reason is ideas of normality and abnormality differ from one society to another and over time with the same society. तो abnormality is relative, इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब एक कल्चर में abnormality की जो definition होती है वो दूसरे कल्चर में नहीं होती है। तो यहाँ एक कल्चर के लिए जो चीज़ abnormal है वो दूसरे कल्चर के लिए नॉर्मल हो सकती है। तो that is why abnormality is relative term. उसके बाद एक ही सोसाइटी में जो आइडियाज़ ऑफ नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एबनॉर्मैलिटी रिलेटिव है, क्यों? क्योंकि आइडियाज़ ऑफ नॉर्मैलिटी एंड एबनॉर्मैलिटी डिफर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर एंड ओवर टाइम विद इन द सेम सोसाइटी। एक सोसाइटी, हर सोसाइटी में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं और एक ही सोसाइटी में भी
जो नॉर्मैलिटी अब नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन है वो ओवर टाइम चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए इन यूरोप 50 ईयर्स पहले जो वहाँ पे मेन वेयरिंग ईयरिंग्स उसको एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे दैट इज़ अ फैशन, दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल एंड रादर द साइंस ऑफ एबनॉर्मैलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स डज नॉट फॉल अंडर ईटिंग डिसऑर्डर्स। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है? तो आंसर इज नन ऑल ऑफ द थ्री, एंड्रोक्सिया एंड रुमिनेशन डिसऑर्डर एंड पीका, ऑल थ्री आर द ईटिंग डिसऑर्डर। इन एंड्रोक्सिया नर्वोसा इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो अपना खाना पीना बंद कर देता है और दे हैव एन इनअप्रोप्रिएट वेट लॉस, और तब भी उनको ऐसा लगता है दैट अभी भी उनके अंदर फैट है, बट स्टिल दे आर हैविंग अ वेरी एबनॉर्मल वेट लॉस। रूमिनेशन डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो खाया हुआ खाना है उसको वापस से मुंह में लेकर आना, ईदर टू च्यू अगेन और सॉलो इट और टू वॉमिट, तो दिस इज ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, पीका में क्या होता है कि जो नॉन फूड सब्सटेंसेस हैं, जो खाने की चीज़ें नहीं होती हैं, उनको खाना, लाइक डर्ट, पेंट और सोप। तो दिस डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड दोज विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। Question number 6 is neurodevelopmental disorders are those that are typically diagnosed during infancy, childhood or adolescence. तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि अर्ली लाइफ में डिटेक्ट हो जाते हैं। सो दिस असर्शन इज करेक्ट। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म एंड ADHD। सो येस, ऑल दीज थ्री आर जो कि बचपन में डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म एंड ADHD। ये कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके साथ जो एक टर्म एसोसिएट हो सकता है और लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि दोनों एक ही है, बट एक नहीं है, दैट इज़ द न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में भी डेफिसिट होते हैं कॉग्निटिव फंक्शन में, बट ये वो वाले डेफिसिट्स नहीं होते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट होते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जो भी डिसऑर्डर्स अर्ली चाइल्डहुड में डिटेक्ट हो जाते हैं वो उसमें आते हैं। न्यूरो कॉग्निटिव में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं लेकिन वो बाद में डेवलप होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होते हैं, लाइक अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये सारी चीज़ें। Okay, these disorders do not include those in which impaired cognition was present at birth or early in life। और इनमें वो सारी चीज़ें लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जो कि आपका बचपन में डिटेक्ट हो गया था या बचपन में हुआ था, तो वो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में डिटेक्ट नहीं होगा। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट फॉल अंडर स्लीप डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा स्लीप डिसऑर्डर नहीं है? द आंसर इज क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया इज एक्चुअली OCD टू स्टील, चोरी करने की इनएबिलिटी टू कंट्रोल द इम्पल्स टू स्टील। ठीक है, इन्हें चोरी करने का OCD होता है, कोई भी सामान को ये अपनी अर्ज को रोक नहीं पाते हैं जो भी उनको चुराना होता है। ओके, इनसोम्निया डिसऑर्डर इन्वॉल्व बीइंग अनेबल टू गेट इनफ स्लीप। नींद आती है मगर वो इतनी इनफ नहीं होती है कि बॉडी को रिलैक्स या रेस्ट फील हो सके। हाइपरसोम्नोलेंस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव स्लीपीनेस। जो मेन टाइम होता है सोने का उसके अलावा दूसरे जो डे टाइम होता है या कोई भी वर्क या स्कूल कंडीशन में सोना, दैट इज हाइपरसोम्नोलेंस। पैरासोम्निया में वो सारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स आ जाते हैं लाइक स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर, स्लीप टॉकिंग। तो ये सारी जितनी भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वाइल स्लीपिंग, दैट इज अंडर द पैरासोम्निया। क्वेश्चन 8 इज इन डिसोसिएशन डिसऑर्डर डिसोसिएशन अकर्स इन टर्म्स ऑफ। तो डिसोसिएशन डिसऑर्डर हैं, इनमें कई सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो डिसोसिएशन इसमें किस तरह का होता है? तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा मतलब कौन सा डिसऑर्डर है किसी को। ओके, तो कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड आइडेंटिटी ऑल आर करेक्ट। अगर डिसोसिएटिव एमनीशिया है तो इसका मतलब डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी होता है। डिसोसिएशन का मतलब लिटरेरी देखें तो डिस्कनेक्शन, तो मेमोरी से एक तरह का टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, तो उससे डिसोसिएशन होना, दैट इज डिसोसिएटिव एमनीशिया। देन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी से डिस्कनेक्शन होता है लाइक प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट आइडेंटिटी और पर्सनालिटीज़। ठीक है, पर्सन को ये फील होता है कि उसके अंदर एक या उससे ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ आउटसाइड ऑफ वंस बॉडी, ऐसा फील होना कि यू आर नॉट इनसाइड योर बॉडी, यू आर समवेयर आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्शियसनेस, डिस्कनेक्शन विद योर कॉन्शियसनेस। ओके,
Question 9 is DSM describes symptoms and does not discuss the cause of the disorder. This statement is correct. DSM में सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स और क्राइटेरियाज होते हैं कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को कैसे डिटेक्ट करना है और उसको कैसे डायग्नोस करना है, लेकिन उसके कॉजेज नहीं दिए हैं. ओके. DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illness. This statement is incorrect. The answer is A is true, but R is false. Okay, why? Because the full form is Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, और ये एक हैंडबुक है जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू डायग्नोज द सिम्टम्स और जो भी इसके क्राइटेरिया होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, उसको डिटेक्ट करने के लिए. एंड रिमेंबर दैट DSM डज नॉट इंक्लूड कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. लास्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not the DSM-5 criteria for diagnosis of major depressive disorder? तो इनमें से अगर आपको डिप्रेशन को डायग्नोस करना है तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज करेक्ट. फटीग एंड लो एनर्जी मोस्ट डेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ मेनिया नहीं होगा, बिकॉज अगर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तब उसमें मेनिया और डिप्रेशन के 2 साइकिल चलते हैं, 2 फेजेस होते हैं. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, दैट इज डिप्रेशन, नॉट मेनिया. सिम्टम्स मस्ट कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 10 डेज. तो 10 डेज के लिए सिम्टम्स कंटिन्यू होने चाहिए, नहीं, ये दिस इज रॉन्ग. ओके. जो भी सिम्टम्स हैं दे मस्ट कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, दैट इज़ द डे ऑफ, दैट इज़ 14 डेज. तो जितने भी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, दैट मस्ट बी कंटिन्यू फॉर 14 डेज. उसके साथ साथ ये कुछ और सिम्टम्स हैं जो एटलीस्ट यहाँ पे 6 मेंशन है. दिस फीलिंग मस्ट ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 5 अदर कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. तो along with feeling of sadness, low mood and loss of interest for at least 2 weeks. उसके साथ साथ ये 5 सिम्टम्स और हैं जो होने चाहिए, एटलीस्ट 5 ऑफ देम. यहाँ पे 6 मेंशन है, इनमें से कोई एटलीस्ट 5 होने चाहिए, तभी आप डिप्रेशन को डायग्नोस कर सकते हैं. ओके, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे अहेड.